I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover NDA 2024 previous year paper of Indian Polity. आज हम Indian Polity के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2024 का, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में पूछे गए हैं और किस तरीके से हमको एग्जामिनेशन की अप्रोच रखनी है. लेट्स स्टार्ट. So we are going to see previous year paper of NDA NA written examination, that is Indian Polity 2024. Let's start. So here we go with the first question that says that under Article 371A of the Constitution of India, with respect to which of the following item the Acts of Parliament of India shall not apply to the state of Nagaland unless the state legislature of the state of Nagaland by resolution so decides. So इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है, first thing you should be remember Article 371. Article 371 क्या प्रोवाइड कर रहा है? It is providing an special status. ये स्पेशल स्टेटस देने की बात कर रहा है किसको? नागालैंड को. आर्टिकल जैसे कि आप सबको पता है ये बोल रहा है ऐसे कौन से एक्ट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है. सो व्हाट हैपन, इट इज टॉकिंग अबाउट the act of parliament of India shall not apply, जरा ध्यान रखना, shall not apply to the state of Nagaland unless, जब तक state legislative assembly of the state of Nagaland by resolution so decide. मतलब ऐसे कौन से एक्ट हैं पार्लियामेंट के वो जब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक नागालैंड की असेंबली उसको पास नहीं करती, shall does not apply. तो जैसे कि हमने आपको बताया from article 371 A part, or you can say 371 article, from article 371 till article 371 we talked about what J, जिसमें हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं. जैसे 371 बात करता है that talked about what special status for what special status for Maharashtra and Gujarat region. ऐसी 371 provide what, it provides some special status to whom. ए वाला पोर्शन किसके लिए बात कर रहा है? ए वाला पोर्शन बात कर रहा है नागालैंड के लिए. तो यू शुड बी वेरी मच, आपको इतना पता होना चाहिए 371 बात कर रहा है नागालैंड की. जस्ट लेट मी गिव यू वन स्मॉल हिंट्स, आपको एक बार में अभी पूरी चीज समझ में आ जाएगी. व्हाट आई एम डिस्कसिंग यू हियर कि हमको आर्टिकल 371 जानना है. आर्टिकल 371 क्या क्या चीज है? आर्टिकल 371 ए क्या है? ए जो बात करता है ये नागालैंड की बात करता है. इट टॉक्स अबाउट व्हाट? नागालैंड. इट गिव्स अस द स्पेशल प्रोविजन. अभी हमने रिसेंटली न्यूज में देखा था गवर्नमेंट ने किसको हटाया था? गवर्नमेंट हैज अबॉलिश आर्टिकल 370. और 370 बात क्या करता है? 370 बात करता है स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर, तो उसको अबॉलिश किया गया था. फिर आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात की बात करता है. इन आर्टिकल 371 इट टॉक्स अबाउट व्हाट? नागालैंड. तो हम नागालैंड की बात कर रहे हैं. ये 371 कब तक चलता है? ये 371 के सब पार्ट्स हैं. दैट इज आर्टिकल 371 ये कब तक आता है? 371 जे तक आता है. तो आपको इससे सारे पार्ट्स पता होना चाहिए. कई बार एग्जामिनेशन में पार्ट्स भी पूछ देता है. 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे तक सारे पार्ट्स आते हैं. यू शुड बी रिमेंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 371. तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नागालैंड की. इसमें यह बोला जा रहा है कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है. तो यू शुड रिमेंबर द क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड. सो ये चीज आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट वन बात करता है रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास. नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स, ownership and transfer of land to its resources and boundaries of Nagaland with other states. जैसे कि हमने क्या बोला, नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है. आप स्पेशल स्टेटस तभी उसको देते हैं किसी स्टेट को जब उसको अटमोस्ट रिक्वायरमेंट हो. तो इसमें बोला गया कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं है. इसमें आंसर्स में ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 3, 1 2 3 या ऑल. इसका जो आंसर है वो आंसर डी है. सारे के सारे लॉज आपको नॉट एप्लीकेबल, ये सारे के सारे एप्लीकेबल नहीं है जब तक नागालैंड की असेंबली इसको परमिशन नहीं करती है. क्यों? ये बात करता है
रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, नागा की सोशल प्रैक्टिसेस और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो पार्लियामेंट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम नागालैंड असेंबली। सेकंड वन, नागास कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स, जो भी इसके कस्टमरीज लॉज हैं प्रोसीजर है उनकी बात कर रहा है। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, मतलब ऐसे ही कोई थोड़ी ना कि स्पेशल स्टेटस स्टेट में लैंड खरीद सकता है, ओनरशिप ले सकता है, रिसोर्स ले सकता है, तो यू नीड टू टेक द परमिशन। एंड बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विद अदर स्टेट्स, मींस गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड without the consent of Nagaland Assembly. So here all of the statement is correct. That is 1, 2, 3, 4 is correct. तो प्लीज आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है shall not apply to the state of Nagaland. कौन से ऐसे लॉज हैं जो नागालैंड में अप्लाई नहीं होंगे unless the legislative assembly of the state of Nagaland by resolution so decide, जब तक उसको रेजोल्यूशन के द्वारा पारित नहीं किया जाएगा, पास नहीं किया जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बोला जा रहा है। और 371 क्या बात करता है, ये बात करता है स्पेशल स्टेटस की। ये कब तक चलता है, 371A, 371B, 371C, D, E, F, G, H, I, J तक जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप आंसर तक आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडर आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला जा रहा है, अंडर आर्टिकल 191 a person shall be disqualified, disqualified मतलब उसको निकाल दिया जाएगा ऑफिस से for being chosen और for being a member of legislative assembly or legislative councils। तो ये क्या बात कर रहा है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स की बात कर रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हम लोग किसको नॉमिनेट करते हैं, एमएलए को नॉमिनेट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कौन आता है, एमएलसी आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आता है, दो स्टेट्स। इफ यू होल्ड द ऑफिस और इफ यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर, मतलब क्या बोल रहा है, अगर कोई एमएलए और एमएलसी अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है किसके अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या एनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो व्हाट हैपन, तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड होगा, बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड होगा। तो दैट इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सो व्हाट हियर दे आर आस्किंग कि आर्टिकल 191 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एमएलसी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ ही होल्ड द ऑफिस, अगर वो ऑफिस होल्ड करता है किसके अंदर, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड होगा, वेदर द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट और नन इज करेक्ट। याद रखना दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो क्या बोला है आपको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट याद रखना अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, इट इज नॉट बीन डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको चीजें पता होना चाहिए, आर्टिकल 191 की बात कर रहा है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर इज सी ओनली। So next question we talked about, consider the following United Nation Declaration and Convenience। So ये United Nation Convention के convenience की बात कर रहा है कि क्या डिक्लेरेशन होता है, कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन बात करता है आपके ह्यूमन राइट्स की, ये बात करता है आपकी इक्वालिटी की, ये बात करता है व्हाट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। सो वुमेन की इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का आप बोल सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एंड कन्वीनियंट, अरेंज करने को बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट ऑफ द अबव, मतलब सबसे पहले स्टार्ट कौन सा हुआ है, स्टार्टिंग से और नीचे तक कौन सा आया है, मतलब अभी तक सबसे अर्लीस्ट कौन सा है। ये स्टार्टिंग से विद द अर्लीस्ट पूछ रहा है कि मतलब सबसे जब यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ, जब यूनाइटेड नेशन बॉडी बनने के बाद तो कुछ हमने राइट्स जोड़ना स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग से जोड़ते हुए अर्लीस्ट तक आया है, उसके बारे में क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन इट इज राइट वन। कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, करेक्ट। इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट इज करेक्ट। एंड कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज, इसकी भी बात करता है। कुछ हमको यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन है कि हम रिफ्यूजीज को भी राइट्स देते हैं, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वुमेन को भी राइट्स देते हैं। तो क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है, इसका आंसर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड 1 and 4। तो स्टार्टिंग में 1 4 होना चाहिए। देखो 1 4 हो रहा है तो मैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 1 और 4 केवल दो ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। सबसे पहले 1 and 4 आएगा, देन द करेक्ट आंसर विल बी 3 and 2। तो क्रोनोलॉजी विल बी 1 4 3 2। दिस इज द बिट फैक्चुअल क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बाउंसर आते हैं। तो आपको इसमें डक करना है, आपको हिट नहीं करना क्वेश्चन को, आपको छोड़ना है जब तक आपको कंक्लूसिव नॉलेज ना हो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन कन्वेंशन के बारे में।
नेक्स्ट वन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज करेक्ट। अब देखो आपकी फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया, फाइनेंस कमीशन है क्या? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट ने अभी 16th फाइनेंस कमीशन बनाया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पंगड़िया, whether the statement is correct or not. Second statement, finance commission is constituted pursuant to article 263 of Indian constitution। क्या ये आर्टिकल 263 के अंदर बनी है? The statement is wrong। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर बनी है? दैट इज आर्टिकल 280 के अंदर बनी है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें हमने बताया था फाइनेंस कमीशन, उनके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, एंड 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पंगड़िया है। द स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये आर्टिकल 263 गलत है, बट आर्टिकल 280 के अंदर बनती है। द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो रिमेंबर दिस थिंग, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इतना आप लोग याद रखना। 16th फाइनेंस कमीशन वाज अरविंद पंगड़िया। समटाइम्स यूपीएससी 15th फाइनेंस कमीशन भी पूछ देता है। 15th फाइनेंस कमीशन थे हमारे एनके सिंह कमीशन, और 15th फाइनेंस कमीशन कौन थे? यू शुड बी रिमेंबर एनके सिंह। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 15 और 16 आपको पता होना चाहिए। और ये रिसेंटली करंट अफेयर में भी था, जब ये पेपर हुआ था उसके लास्ट 4 to 5 months बिफोर इट वाज देयर इन न्यूज। देयर इज अरविंद पंगड़िया एंड यू शुड बी रिमेंबर आंसर ए इज करेक्ट। सो अभी हमने सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर किए डिटेल में, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सो आपको हमने अभी बेसिकली सारे क्वेश्चंस बताए, किस तरीके से क्या क्वेश्चंस हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपको बस एक टाइमलाइन के अंदर सारी चीजें पढ़नी चाहिए कि क्या पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। फॉर यू शुड बी रिमेंबर एटलीस्ट फंडामेंटल राइट टॉपिक, यूपीएससी काफी अच्छा टॉपिक है। फंडामेंटल राइट से काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। अभी इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, तो इलेक्शन कमीशन बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज सितंबर के एग्जामिनेशन के इलेक्शन कमीशन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट था, जो हमने अभी डिस्कस किया। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, शेड्यूल्स एंड पार्लियामेंट, these are the topics that are very important for upcoming examination of 2024, that is September 1st NDA। तो अभी तक हमने मैक्सिमम सारे पीवाईक्यू को कवर किया, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लगा होगा एग्जामिनेशन के बारे में, क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशन की, किस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।